नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प कानूनी मामले पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक ओबीसी उम्मीदवार के ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर विवाद है। हाँ, इसमें मुख्य बिल्कुल। मुद्दा ये है कि उम्मीदवार ने दो अलग-अलग तारीखों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, जिनकी वैधता पर सवाल उठाया गया था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं उस विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में, ठीक है? बिल्कुल। देखिए, यह मामला हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट शिमला में चला। उम्मीदवार का नाम रशम है, जिन्होंने लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन किया था। विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों को ऐसा ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था जो कि वित्तीय वर्ष की अवधि यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य हो। हाँ, यानी कि सिर्फ तारीख के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे अवधि के लिए वैधता होनी चाहिए थी। सही कहा मम। उम्मीदवार ने दो प्रमाण पत्र अपन अपन समय पर जमा किए थे। पहला प्रमाण पत्र 22 जुलाई 2021 को जारी हुआ था और यह वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के लिए वैध था, लेकिन विज्ञापन की आवश्यकता अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2022 थी। ठीक है, यानी कि यह प्रमाण पत्र उस महत्वपूर्ण तिथि को कवर नहीं करता था। हाँ, यह प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 की अवधि को कवर करता है, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। अब मसला यह था कि उम्मीदवार को ऐसा प्रमाण पत्र चाहिए था, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि से लेकर दस्तावेज सत्यापन की तिथि, यानी 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूरी तरह मान्य हो। हाँ, यानी कि जिस अवधि का ज़िक्र विज्ञापन में किया गया था, उसे पूरा करना अनिवार्य था। बिल्कुल सही। जवाबदेह पक्ष ने तर्क दिया कि पहला प्रमाण पत्र उसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद था और दूसरा प्रमाण पत्र बहुत देर में जारी हुआ, इसलिए दोनों में अंतराल था। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर गहराई से विचार किया और प्रमाण पत्रों में उल्लेखित प्रमाणन के मुख्य अंश पर ध्यान दिया। हाँ, ये बात मुझे भी रोचक लगी, क्योंकि यहाँ तारीखें तो दो पहलू थीं। ठीक है, तो कोर्ट ने आखिरकार कैसे देखा इस मामले को? कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता वित्तीय वर्ष की अवधि के हिसाब से मानी जाती है, न कि उसके ऊपरी हिस्से में लिखी यूं यूं तारीख पर। हाँ, यानी कि प्रमाण पत्र के प्रमुख हिस्से में जो अवधि लिखी है, वही मायने रखती है। ठीक है मिश्म। कोर्ट ने फिर कहा कि उम्मीदवार का दूसरा प्रमाण पत्र जो 29 मार्च 2023 को जारी हुआ था, वास्तव में सही अवधि यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक वैध था। यहाँ तो कोई उलझन नहीं रहती, क्योंकि प्रमाण पत्र में उसका ओबीसी स्टेटस स्पष्ट रूप से प्रमाणित था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस मामले में यह देखते हुए कि पहला प्रमाण पत्र भी मौजूद था, उम्मीदवार को कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा? सही कहा, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऊपरी हिस्से पर लिखी तारीख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रमाण पत्र के अंदर लिखे गए विवरण में क्या प्रमाणित है। हाँ, यानी कि अंतर्निहित प्रामाणिकता ही निर्णय का आधार थी, है ना? बिल्कुल। और इसके साथ ही कोर्ट ने विज्ञापन में दिए गए नियमों के पालन की पुष्टि की। विज्ञापन में साफ साफ उल्लेख था कि प्रमाण पत्र वाले अवधि में वैध होना चाहिए। बिल्कुल, ये नियम उम्मीदवार की स्थिति की स्पष्टता के लिए ज़रूरी थे। यहाँ एक और मुद्दा था कि जवाबदेह पक्ष ने तर्क दिया कि पहले प्रमाण पत्र की वैधता 21 जुलाई 2022 तक थी, लेकिन कोर्ट ने इसे कैसे खारिज किया? देखिए, कोर्ट ने कहा कि उस पहले प्रमाण पत्र को देखें तो यह वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के लिए था, जो कि विज्ञापन की तारीख से मेल नहीं खाता। इसलिए उसे इस मामले में अप्रासंगिक माना गया। हाँ, वाकई में विज्ञापन में समय सीमा का पालन सबसे अहम था। कोर्ट ने अंत में कहा कि उम्मीदवार के द्वारा प्रस्तुत दूसरा प्रमाण पत्र ही सही है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि उम्मीदवार 2022 से 2023 के वित्तीय वर्ष के लिए ओबीसी मेंबर है। सही कहा। और जितना कि मैं समझता हूँ, कोर्ट ने जवाबदेह पक्ष के तर्कों को भी चुनौती दी कि शायद उनकी मंशा अलग थी। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल। अदालत ने कहा कि अगर प्रमाण पत्र का आंतरिक विवरण विज्ञापन के नियमों के अनुरूप हो, तो केवल ऊपर लिखी हुई वैधता की तारीख मायने नहीं रखती। हाँ, यह तो वाकई में एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि अक्सर हम केवल ऊपरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। और इसके अतिरिक्त
कोर्ट ने राज्य राजस्व विभाग को भी निर्देश दिया कि वे आगामी प्रमाण पत्र जारी करते समय स्पष्ट और सही अवधि का उल्लेख करें, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद न हों। सही, ये एक ऐसा कदम है जो भविष्य में नए झंझटों से बचाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही। अदालत ने ओबीसी पाठ्यक्रम के नियमों के अनुसार आवेदन की वैधता को देखा और उम्मीदवार की योग्यता को सही ठहराया। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगी वह यह कि जवाबदेह पक्ष ने यह तर्क दिया कि आवेदन के समय उम्मीदवार के पास सही प्रमाण पत्र नहीं था। क्या आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं? ठीक है, मैं मानता हूं कि जवाबदेह पक्ष का तर्क तकनीकी था, लेकिन जब दस्तावेज को संपूर्ण रूप से देखा गया तो उस तकनीकी तर्क का असर नहीं पड़ा। बिल्कुल, यही बात साफ है। जब दस्तावेज के अंदर के विवरण को समझा गया तो यही निर्णायक साबित हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि उम्मीदवार ने दोनों प्रमाण पत्र एक अलग समय पर प्रस्तुत किए थे। ऐसे में क्या कभी-कभी यह प्रक्रिया में भ्रम पैदा कर सकती है? ठीक है, बिल्कुल। ऐसे मामलों में बार बार अंतराल और दो प्रमाण पत्रों के बीच का टकराव से प्रक्रिया में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ अदालत ने सार्वभौमिक रूप से ये सुनिश्चित किया कि जो विवरण प्रमाणित किया गया है वही मायने रखता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहते हैं, अंदर की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत ऊपर लिखी तारीख के, है ना? हाँ, बिल्कुल मैं हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी है कि विज्ञापन में स्पष्टीकरण दिया गया था कि प्रमाण पत्र को वित्तीय वर्ष की अवधि के अनुसार ही माना जाएगा, जिससे उम्मीदवार की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हाँ, ये नियम न केवल उम्मीदवारों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी गाइडलाइन का काम करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अदालत ने किन दिशा निर्देशों का पालन किया ताकि आगे जाकर इसे गलत ना समझा जा सके? हाँ, एमिशम, अदालत ने राज्य राजस्व विभाग से निर्देश जारी करने के बारे में भी कहा कि भविष्य में प्रमाण पत्रों में अस्पष्ट अवधि न हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि इस प्रक्रिया को प्रशासनिक नियमों के अनुरूप ठीक किया जाए। यह तो बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे आगे चलकर ऐसे विवाद कम होंगे। ठीक है, और अंत में अदालत का निर्णय स्पष्ट है कि उम्मीदवार की ओबीसी स्थिति सही थी और उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का पूरा हक मिला। सही, यह निर्णय केवल उम्मीदवार के पक्ष में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए भी अहम है। अब जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो शायद यह अनुभव किसी बड़े सिस्टम में दस्तावेजों के असंगत विवरणों के महत्व को दर्शाता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो लगभग ऐसा है जैसे हम कहते हैं कि असली चीज अंदर ही होती है ना? हाँ, वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी दर्शाता है कि कानून में हम हमेशा दस्तावेज की संपूर्णता और उसकी आंतरिक निष्पक्षता पर ध्यान देते हैं, न कि केवल औपचारिक दिखावे पर। बिल्कुल, यह न्याय की एक बड़ी विशेषता है कि वह पूरी तस्वीर देखता है ना? बिल्कुल सही। यह मामले ने न केवल उम्मीदवार की स्थिति को स्थापित किया, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में सुधार की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन के नियमों और संबंधित नोटिफिकेशन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अगर नियम ठीक से समझे ना जाएं तो बाद में गलत निर्णय हो सकते हैं। अब एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के निर्णय से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ सकती है? बिल्कुल, प्रशासन को अब और स्पष्ट दिशा निर्देश देने होंगे ताकि भविष्य में उम्मीदवारों को किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना झेलनी पड़े। सही है, यह पारदर्शिता सभी संबंधित पक्षों के हित में है। और हाँ, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि केवल ऊपरी छाप से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन प्रामाणिक जानकारियों का होना चाहिए जो दस्तावेज के अंदर लिखी होती हैं। हाँ, ये बात तो मजबूती से सामने आती है, जिससे नई पीढ़ी को भी सही दिशा मिलेगी। बिल्कुल। यह तो एक मिसाल है कि कैसे न्यायमय एकतावाद और स्पष्टता से काम किया जाता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस मामले ने ओबीसी उम्मीदवारों की स्थिति पर कानूनी और नीतिगत स्पष्टता को मजबूती से स्थापित कर दिया है। हाँ, और यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में कोई भी उम्मीदवार असहायुक्त महसूस न करे। बिल्कुल। इस तरह के फैसले न केवल व्यक्तिगत न्याय की बात करते हैं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करते हैं।
तो आज की चर्चा में हमने यह समझा कि कैसे कानूनी दस्तावेज के अंदर की असली बात को महत्व दिया जाता है और कैसे न्यायपालिका ने सफलतापूर्वक इस बात का समाधान किया कि उम्मीदवार का ओबीसी प्रमाण पत्र वास्तव में उसकी स्थिति को सही ढंग से प्रदर्शित करता सही। है। और ये हमें याद दिलाता है कि कानून में हमेशा तत्परता और स्पष्टता होनी चाहिए। धन्यवाद। यह बातचीत वाकई काफी ज्ञानवर्धक रही। आशा है कि इससे न केवल कानूनी मामलों में रुचि रखने वालों को बल्कि आम जनता को भी समझने में मदद मिलेगी कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कैसे अदालती विवेक से सुलझाई जाती हैं। बिल्कुल। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और रोचक कानूनी मामले के साथ।